देखिए, गाजा युद्ध का आज 49वां दिन है। 48 दिन बाद हुआ एक समझौता, 15 मिनट भी नहीं टिका और फिर हमास ने इजराइल पर हमले शुरू कर दिए। इसी बीच ईरान का एक गुप्त प्लान सामने आया और बंधक संकट सुलझा भी नहीं है, ना ही इजराइल की तरफ से कोई कैदी रिहा किया गया है। यानी जो ये ऑपरेशन हेवेंस डोर्स है, इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं मालूम कि कैसे बंधक आएंगे, कैसे कैदी जाएंगे। इसके उलट और कुछ हो गया है। इजराइल ने हमास के खात्मे की डेडलाइन तय कर दी है, तो बात आज इसी पर करेंगे। देखिए, बंधक संकट, इजराइल का बुलेट प्रूफ जो हम लगातार बात कर रहे हैं, या फिर इधर ईरान का गुप्त प्लान, ये क्या है? ऑपरेशन हेवेंस डोर्स का सबसे बड़ा जो सेटबैक है वो यही है कि अभी तक ये शुरू नहीं हो पाया है। ऑपरेशन हेवेंस डोर्स है क्या? इजराइल क्या कह रहा है? हमास क्या कह रहा है? आज एक एक जानकारी आपके सामने होगी और इससे भी ज्यादा स्पेशल आज आपके लिए है अड़ी में। वो क्या है? आज इस इंटरनेशनल क्राइसिस पर अड़ी में एक इंटरनेशनल पैनल है जिसमें इजराइल, यूएई और तुर्की से बेहद खास मेहमान शामिल हो रहे हैं। आज हमारे साथ ये जो इजराइल से लेकर मिडिल ईस्ट तक का पैनल है, ये आपको बताएगा कि कैसे इस बंधक संकट पर हमास पर भरोसा करें और कैसे इजराइल की बातों को हम आगे देखें। हर्जील है मेरे साथ, देखिए आप जुड़ चुके हैं, आईडीएफ के पूर्व सैनिक हैं, इजराइल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके साथ समानता उनकी वाइफ है जो कि एक वॉलंटियर हैं। प्रोफेसर आसिफ रमीज दौदी हैं, यूएई से हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत अच्छे से समझते हैं मिडिल ईस्ट की चीजों को, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रोफेसर ओमैस अनस हैं, तुर्की से हैं और ये भी मिडिल ईस्ट को, तुर्की को, इजराइल और हमास के इस कॉन्फ्लिक्ट को बहुत अच्छे से समझते हैं, वो इस वक्त लाइव हैं हमारे साथ। और इसी के साथ हमारे संवाददाता विपिन चौबे आपको लाइव दिख रहे हैं ग्राउंड जीरो से, क्योंकि इस वक्त इजराइल में एक्टिविटीज बहुत बढ़ गई हैं, हलचल बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बंधकों को लेकर वहां घर वालों की उम्मीदें बहुत बढ़ चुकी हैं। इन सब पर इजराइल से आपको ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता विपिन चौबे जानकारी देंगे। लेकिन इसी बीच देखिए, आपको जल्दी से बताऊं, हमारे इस इंटरनेशनल पैनल के पास मैं जाऊं, एक जो इस वक्त हमारे पास अभी बहुत बड़ी तस्वीर आ रही है वो आप देखिए। फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई से जुड़ी एक बड़ी तस्वीर आ रही है, वो सबसे पहले आपको दिखाते हैं, क्योंकि एक के बदले 3 फिलिस्तीनी कैदी रिहा किए जाने हैं। इजराइल ने फिलिस्तीनी कैदी छोड़ने शुरू कर दिए हैं और उनकी तस्वीरें आ रही हैं। ये इजराइल की तरफ से फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा जा रहा है। फर्स्ट फेज जो है वो ये बताया जा रहा है कि 50 बंधक इधर से हमास छोड़ेगा, जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल होंगे, और उसके बदले इजराइल 150 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा और उनकी रिहाई का प्रोसेस शुरू हो चुका है। इजराइल ने कुछ फिलिस्तीनी कैदी छोड़ दिए हैं। ये देखिए, ये है वो तस्वीरें जो बंधकों की रिहाई के लिए आपको वहां हो रही तैयारियों के बारे में बताते हैं। ये हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है जो कि गाजा पहुंच चुका है। इसके अलावा वहां मेडिकल असिस्टेंस, उनके लिए तमाम तरह की तैयारियां, ये सारी चीजें, और सारे बंधकों को हेडफोन तक दिए जाएंगे ताकि वो उनसे सीधे कम्युनिकेशन हो सके। आप इजराइल की सेना की तैयारियों को देख सकते हैं। इजराइल बिल्कुल समझता है हमास को। हमास जिस तरह से इस ट्रूस को नहीं मान रहा था, हमास ने जिस तरह से, जब वो आज सुबह वो ट्रूस लागू हुआ, यानी वो जो समझौता लागू हुआ, उसके 15 मिनट बाद ही जैसे उसने रॉकेट से हमला कर दिया, इजराइल को मालूम है कि वो किससे निपट रहा है। इसीलिए देखिए कैसे वहां तमाम सैनिकों को, जिसमें महिला और पुरुष शामिल हैं, उनको ब्रीफ किया जा रहा है और कैसे तैयारी की जा रही है, क्योंकि यह बहुत अहम मौका है। अड़ी में आज जो हम बता रहे हैं, इसके तुरंत बाद कभी भी बंधक छोड़े जा सकते हैं, इसलिए सीधे जाना पड़ेगा विपिन चौबे के पास, जो कि इजराइल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, बताइए ग्राउंड पर क्या हो रहा है, क्या तैयारियां हो रही है वहां पर बंधकों को लेकर? देखिए गौरव, मैं इस वक्त तेल अवीव में मौजूद हूं और यहां से, यानी तेल अवीव से जो कैदियों को रिहा किया जाना है उनको लेकर बॉर्डर्स पर पहुंच चुके हैं इजरायली डिफेंस फोर्स के लोग। संभवतः एक्सचेंज भी हो रहा है। 1 घंटे बाद भारतीय समय के मुताबिक लगभग 7:30 बजे और इजरायली समय के मुताबिक शाम 4 बजे ये एक्सचेंज होना है। उसको लेकर इजरायली डिफेंस फोर्स पूरी तरह से तैयारी कर ली है और इसका पूरा सीधा प्रसारण भी पूरे देशवासियों को दिखाया जाएगा। उसी तरह के एक मीडिया सेंटर के बाहर मैं मौजूद हूं। अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं आपको अंदर की भी तस्वीरें दिखा सकता हूं और जानकारी आपको देता चलूं और ये बताता चलूं कि इस वक्त तमाम टॉप ऑफिशियल्स पहुंच चुके हैं, हेलीकॉप्टर्स पहुंच चुका है और मैं अपने कैमरा पर्सन गंगा से कहूंगा सीधे उस मीडिया सेंटर के अंदर आपको ले जाएं। ये देखिए, ये तेल अवीव में बनाया गया वो मीडिया सेंटर जहां पूरी दुनिया की मीडिया इस वक्त इंतजार कर रही है उस पल का जिसमें वो
13 बंधक जिन्हें आज रिहा किया जाना है वो यहां पर आएंगे। ये देखिए तस्वीर, ये बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई है, इसी स्क्रीन पर टेलीकास्ट होगा और दुनिया भर के तमाम चैनल्स इसको यहां से लाइव करेंगे। ये कॉरेस्पॉन्डेंट्स और कैमरा पर्सन्स हैं और इसके अलावा एक ब्रीफिंग भी होगी जो नेशनल पब्लिक डिप्लोमेसी डायरेक्टरेट के द्वारा यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के द्वारा, उसके लिए ये डायस है। अब बाहर की तरफ ले चलता हूं और कुछ इंफॉर्मेशन आपको देता हूं। देखिए, 2 प्लान रखा गया है, हेलीकॉप्टर्स वहां पर खड़े हैं और प्लान नंबर 1 के मुताबिक सीधा वो इजराइल की सीमा में दाखिल होंगे और उनको लेकर सीमा के दूसरे छोर की तरफ लाया जाएगा जहां पर सारी फैसिलिटीज और जिसकी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। दूसरा प्लान ये है कि इनको इजरायली डिफेंस फोर्स अपने कब्जे में लेकर इजिप्ट ले जाएंगे, वहां पर कुछ देर रखा जाएगा, संभवतः 1 दिन या 2 दिन, और उसके बाद इजराइल लाया जाएगा। ये भी एक प्लान का हिस्सा है। तो दोनों चीजों पर काम किया जा रहा है, कुछ देर बाद स्थिति थोड़ी क्लियर हो जाएगी। विपिन, आप बहुत काम की जानकारी दे रहे हैं और मुझे लगता है कि आपको, क्योंकि वहां पे बहुत सारे रिपोर्ट्स भी तैयार करनी है हमारे दर्शकों के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा विपिन, आप प्लीज हमें इन्फॉर्म कीजिएगा, आपके पास आएंगे। लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बहुत अहम जानकारियों के लिए। आपको हमास और इजराइल से जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है वो बताता हूं। देखिए, दोनों तरफ से बंधकों और कैदियों की रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस पूरी कवायद पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि अगर जरा से भी सावधानी हटी तो वर्ल्ड वॉर शुरू होने का खतरा है। क्योंकि इसके बाद तो फिर यहां पर कोई ऐसा बॉटम लाइन नहीं होगी जहां पर जाकर चीजें रुकें। ऐसे में कतर ने दोहा में कंट्रोल रूम बनाया है जहां हमास, इजराइल और रेड क्रॉस पर नजर रखी जा रही है। ये देखिए, इसके अलावा आप देख सकते हैं, आपको यह भी बता देते हैं कि इजराइल से फिलिस्तीनी कैदी कैसे छोड़े जा रहे हैं। कैसे छोड़े जा रहे हैं? इजरायली जेल में बंद 39 फिलिस्तीनी कैदियों को आज छोड़ा जा रहा है और ऐसे में जेल के बाहर एम्बुलेंस खड़ी है और इन एम्बुलेंसों में बैठाकर कैदियों को हत जेरिम एयरबेस ले जाया जा रहा है। फिर यहां से हेलीकॉप्टर के जरिए इन कैदियों को कहां ले जाया जाएगा फिलहाल ये क्लियर नहीं है, लेकिन जो बॉर्डर तक जाने की बात है, जैसा कि विपिन भी बता रहे थे, अभी हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई, वो प्रोसेस शुरू हो चुका है। अब वो एक्सचेंज कब तक होगा, इन कैदियों के बदले वो बंधक कब तक छोड़े जाएंगे, सारा मुद्दा अब इसी पर टिका हुआ है। और वो बंधक कौन कौन है, कितने हैं, किस तरह से आएंगे, उनकी हालत कैसी है, सेहत कैसी है, ये सब कुछ इसी पर है। लेकिन हमास और इजराइल के बीच हुए समझौते में शाम 7 बजे यानी करीब करीब 1 घंटे के बाद हमास बंधकों को रिहा करना शुरू करेगा। डील के मुताबिक हमास हर दिन 13 बंधकों को रिहा करेगा और उसी के बदले में इजराइल 39 फिलिस्तीनी कैदियों को प्रतिदिन छोड़ेगा। यह सिलसिला अगले 4 दिनों तक चलता रहेगा। हमास इजराइल के कुल 50 बंधकों को छोड़ेगा और दूसरी तरफ से इजराइल 150 फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा। ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है। आप देखिए, 50 इधर से जाएंगे, 150 उधर से आएंगे। अब वो कुल बंधक जो 50 आएंगे उसमें महिलाएं कितनी हैं, बच्चे कितने हैं, इसको लेकर अलग अलग दावे आ रहे हैं, अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं। इधर फिलिस्तीनी कैदियों में कौन शामिल है, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, युवा, ये भी कुछ पता नहीं है। ये सब अब हमास और इजराइल के बीच तभी होगा जब पता चल जाएगा कि यहां पर कितने लोग आए हैं। लेकिन सीधे चलते हैं इजराइल हमारे साथ, क्योंकि इस वक्त इजराइल से आईडीएफ के पूर्व सैनिक हर्जील हैं। हर्जील, बताइए, ये जो बंधक संकट है, इस पर बतौर इजरायली आपको क्या लगता है, हमास पर कितना भरोसा कर सकते हैं? हमास पर तो भरोसा अभी किया गया है, लेकिन उतना कुछ कह नहीं सकते कि ये उनका कुछ प्लान रहेगा। ऐसा मुझे लगता है कि ये ऐसी साजिश रहेगी, इसके पीछे कुछ भी। उनको अभी ये 4 दिन का टाइम मिलेगा उनको कुछ तैयारी करने के लिए, और शायद उनको भागने के लिए वो टाइम मिल जाएगा। तो ये लोग मुझे लगता है ये तो करेंगे, लेकिन ये कुछ तो भी प्लान तो जरूर रहेगा इनके पीछे कुछ भी नहीं। लेकिन हर्जील, क्योंकि आप इलाट से हैं, इलाट दक्षिण इजराइल का वो शहर है जो इस बंधक संकट में बहुत अहम हो गया है। हमारी जानकारी यह है कि जो फिलिस्तीन के कैदी हैं वो भी इलाट पहुंच रहे हैं और बंधकों को लाने का रूट भी इलाट से ही होगा। आप बता सकते हैं वहां क्या कुछ हो रहा है? ये एलाट से नहीं होगा। पहली बार एक बार हुआ, एक ही था सोल्जर। अभी शायद ये जाएंगे बेस खत्सिरिम, बॉर्डर क्रॉसिंग वहां पे है। ये कहां पड़ता है? तो शायद वहां से लाया जाएगा, उनको हॉस्पिटल में रखा जाएगा। ये एलाट से बहुत दूर है, गाजा के नीचे, गाजा में ही है वो, इजिप्ट का और बॉर्डर है। तलमेयो से। तो एक बार जरा हमारे व्यूअर्स को वो रूट डिटेल में बताइए हर्जील, बंधक कहां से आएंगे, कैसे आएंगे? नहीं, उन लोगों ने इजिप्ट से आई थिंक सेम वे जैसा कि
वो लोग सब टेररिस्ट भेज रहे हैं प्लेन से, उनको इजिप्ट से लेके आएंगे खसेरिन तक, वहां से। समांता थोड़ा आगे आ जाइए, आप दिख नहीं रही हैं, आगे आ जाइए। ये हरजील की वाइफ समांता हैं, लगातार टीवी 9 पर बताती रहती है वहां क्या चल रहा है। समांता बताइए डिटेल में क्या है आपके पास जानकारी। ओके, तो मैंने जैसा चेक किया और पता चला है कि सेम वे जैसे कि बंदूकों को ले जा रहे हैं, वैसे ही हॉस्टेजेस को ऑपोजिट साइड से इजिप्ट से लेके आएंगे खसेरिम, और हर एक का मेडिकल स्टेटस देके उनको 3 हॉस्पिटल्स में डिवाइड किया जाएगा, और 2 दिन वहाँ चेकअप वगैरह सब होगा। उनको फैमिलीज को ऑफ कोर्स फोन कॉल्स वगैरह में होंगे, वो भी हॉस्पिटल से किए जाएंगे। मतलब आप बहुत बड़ी खबर दे रही हैं समांता, इजिप्ट से अल हरीज जो आप बता रही हैं उस बॉर्डर से ये लोग इजराइल आएंगे और इनको पहले हॉस्पिटल लेकर जाया जाएगा, इनको तुरंत घर वालों को नहीं सौंपा जाएगा। हरजील यही है? हाँ, उनको उनकी सब चेकिंग होगी, मेडिकल स्टेटस करेंगे, सब चेकिंग होगी, बाद में फिर घर में जाएंगे। ठीक है, फोन कॉल्स वगैरह उनको करने देंगे उधर से। ठीक है, ओके। अब जरा लार्जर पिक्चर की बात करते हैं। प्रोफेसर दाऊदी, आप हमारे साथ क्योंकि गल्फ से हैं, मिडिल ईस्ट से हैं, यूएई में बैठे हैं, और यूएई का किरदार तो अपने आप में बड़ा स्पेशल रहा है इस पूरे वॉर में। अभी क्या आपको उम्मीद जगती है इस बंधक और कैदियों के एक्सचेंज से? क्या ये वॉर इसके बाद आपको लगता है एक सोल्यूशन की तरफ बढ़ेगी? गौरव भाई, सबसे पहले बताऊं कि ये तो बहुत एक तरह से देखा जाए जो अभी हालात बन गए थे, हाँ। वैसे में इस तरीके का युद्ध विराम कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन तो है, लेकिन इससे अगर मैं ये कहूं कि किसी बड़े सॉल्यूशन की तरफ जाता हुआ दिखे, ऐसा मैं अभी नहीं देख पा रहा हूं। इसलिए कि देखें, बहुत प्रेशर और बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए ये जो 4 दिन के सीज फायर की बात हुई और जिस तरह से बंधकों का एक्सचेंज हो रहा है, और वो भी 50 इधर से 150 उधर से, तो ये एक कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि बात आगे बन सकती है अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी या पूरी तरीके से प्रेशर बनाए, या जो लोग सोचते हैं कि सीज फायर हो या वॉर नहीं हो, वॉर सोल्यूशन नहीं है, मासूमों की जान जाना सही नहीं है, वो तमाम लोग इस चीज को पॉजिटिव नजरिए से जरूर देख सकते हैं। लेकिन ये एक शुरुआत है। अभी इस पे जो हालात बने हुए, जिस तरीके का इजराइल का रुख था, रवैया था, जिस तरीके से तमाम दुनिया ने देखा कि कैसे इन हफ्तों में कितने मासूमों की जानें चली गई, और जो भी मामला सामने आए, अब कम से कम उन चीजों को नहीं डिस्कस करके ये देखा जाए कि शायद हम पॉजिटिव होके आगे ये देखें कि ये एक 4 दिन का नहीं बल्कि और बढ़ जाए, और बढ़ते बढ़ते किसी भी ऐसे सॉलिड सॉल्यूशन की तरफ बढ़ जाए कि ये मसला हल होने का एक बड़ा रास्ता निकलना चाहिए। ठीक है, एक बड़ा रास्ता निकलना चाहिए मसला हल होने का। कि आप प्रोफेसर उमर अनस भी इस वक्त मेरे साथ तुर्की से हैं, और आप भी बड़ी अच्छी हिंदी बोल लेते हैं, और देखिए यही खूबी है इस पैनल की कि सभी हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी में बता रहे हैं। प्रोफेसर अनस, उस दिन हम बात कर रहे थे तो आपने कहा था हमास के साथ तो मिडिल ईस्ट की एक जो पढ़ी लिखी जो वहां की आबादी है वो भी नहीं है, तो क्या हमास पर भी प्रेशर था मिडिल ईस्ट के बड़े देशों का कि ये समझौता करो? देखिए, ज्यादा प्रेशर तो हमास पर ही था कि उनको समझौता करना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी आपके चैनल पर ये बात कही है कि हमास की तरफ से ये जो ऑपरेशन हुआ है, ये बहुत ही एक ऐसा ऑपरेशन है जो एक हमास के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करने के लिहाज से, और फलस्तीन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करने के लिहाज से बहुत ज्यादा मददगार नहीं साबित हुआ। इसलिए, और इसके जो इजराइल का रिएक्शन आया है वो बहुत ही हार्श और बहुत ही ज्यादा सख्त आया है। इस वजह से हमास पर बहुत ज्यादा प्रेशर था कि करे। यहाँ पर ये बात मैं दाऊदी साहब से भी अग्री करूंगा कि इसमें कोई बहुत ज्यादा इस युद्ध विराम में कोई बहुत ज्यादा आपको बहुत ज्यादा एक सोल्यूशन नजर नहीं आता, क्योंकि हमें एक चीज ये समझनी चाहिए कि इजराइल के लिए इस युद्ध विराम में कोई ज्यादा फायदा नहीं है, और इजराइल अगर आप इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो स्टेटस को मेंटेन रखने में दिलचस्पी रखते हैं। वो चाहते हैं
कि गाजा एक कॉन्फ्लिक्ट जोन ऐसे बना रहे और इजराइल का जो वहां उठना बैठना है, वहां उसकी फौज का आना जाना वो बना रहे, एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बनी रहे, उतने में इजराइल का काम होता रहेगा, ताकि उसके ऊपर ये भी इल्जाम ना आए कि उसने गाजा पर कब्जा कर लिया। प्रोफेसर उमर अनस वो तो यहां तक कह रहे हैं कि कोई साउथ से नॉर्थ नहीं जाएगा। वो तो गाजा वालों को पर्चे गिराकर अभी भी कह रहे हैं कि तुम साउथ से नॉर्थ नहीं जाओगे, और साउथ में जो नॉर्थ के लोग आए वो कह रहे हैं कि हमें नॉर्थ जाने दो। तो बात तो सही है कि अभी 4 दिन का ये सॉल्यूशन, कोई ऐसी उम्मीद नहीं देखता कि यहां पर ये वॉर खत्म होने जा रही है, और उसको लेकर एक बहुत बड़ा बयान इजराइल के रक्षा मंत्री का भी है, मैं वो भी दिखाऊंगा। अब मैं दिखाने वाला हूं गाजा युद्ध के उन सुपर हीरोज के बारे में जिन्होंने शांति के लिए, इस समझौते के लिए, इस बातचीत में सबसे अहम भूमिका निभाई है। हम उनको क्यों सुपर हीरो कह रहे हैं वो भी हम आपको बता देंगे। ये देखिए गाजा युद्ध के सुपर हीरो, या कहे गाजा युद्ध और शांति के सुपर हीरो आपके सामने। इनमें सबसे पहला नाम है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का, जिन्होंने एक कैप्टन की तरह इस टीम को लीड किया। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को बार बार मिडिल ईस्ट के नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए भेजा। इस टीम के सबसे अहम सुपर हीरो की बात करें तो वो है कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल तहानी, जिनको आप यहां पर देख रहे हैं। इन्होंने हमास और इजराइल को आखिरकार मना लिया समझौते के लिए। और इजिप्ट के राष्ट्रपति अल सीसी की बात करें तो वो इस टीम के बहुत अहम किरदार हैं, जो पीछे आपको खड़े दिख रहे हैं। इन्होंने इस टीम को मजबूती दी, इजिप्ट की धरती मुहैया कराई, वहां से बंधकों के आने जाने के लिए अपना बॉर्डर खोला, और पूरा उन्होंने अपनी जी जान लगा दी, और इसीलिए मिस्र के रास्ते बंधक छूटेंगे। तो ये हैं गाजा युद्ध के और शांति के वो सुपर हीरो, जिन तीनों ने मिलकर यहां पर इस पूरे युद्ध में 49वें दिन जाकर एक उम्मीद की अलख जगाई है, और इनके रोल पर भी बात होगी। लेकिन इजराइल के रक्षा मंत्री ने हमास को बड़ी चेतावनी दी है। मैं इसी की तो बात कर रहा था कि ये उम्मीद कितने दिन टिकेगी, ये ऑपरेशन हेवंस डोर्स कितने दिन टिकेगा। देखिए इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने युद्ध विराम को बेहद छोटा और अस्थायी बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह संक्षिप्त युद्ध विराम जैसे ही खत्म होगा वैसे ही सैन्य अभियान दोबारा शुरू हो जाएगा, ये वो कहते हुए, और कम से कम 60 दिन तक बहुत भयंकर युद्ध होगा। योव गैलेंट के मुताबिक आने वाले 4 दिन में बंधकों की रिहाई होगी और फिर 60 दिन तक भयंकर लड़ाई होगी, वो ये कह रहे हैं। यानी 4 दिन रिहाई और 60 दिन भीषण लड़ाई। 4 दिन के बाद इजराइल और भयंकर तरीके से गाजा पर हमले कर देगा। ये बहुत बड़ा सवाल है। ये 4 दिन के बाद इजराइल क्या प्लान कर रहा है? लेकिन इजराइल और हमास के बीच जो डील हुई उससे बस कहने को शांति की पहल मानी जा सकती है, क्योंकि इजराइल रुकने वाला नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल की फौज ने दक्षिणी गाजा में प्लेन से पर्चे गिराकर गाजा के लोगों को साफ कह दिया है कि उत्तर से दक्षिण गाजा आए तो ठीक नहीं है। आपके सामने ये गाजा पट्टी पूरी दिख रही है आपको। ये गाजा पट्टी आप देखिए, ये ऊपर से इधर ये वादी, उत्तरी गाजा, वादी गाजा, खान यूनिस और दक्षिण गाजा, और ऊपर से देखिए एक प्लेन आ रहा है और दक्षिण गाजा में पर्चे गिरा रहा है। क्या कह रहा है ये पर्चा? ये पर्चा कह रहा है कि दक्षिण से उत्तर आए तो ठीक नहीं है, लेकिन दक्षिण से वापस उत्तर गाजा में नो एंट्री है, यहां पर नहीं आ सकते। क्योंकि अगर किसी गाजा के निवासी को यह भ्रम हो कि अब शांति हो गई है, वापस चलें जहां से आए हैं, तो ऐसा करना इजरायली बमबारी को दावत देने जैसा होगा। ये पर्चे इस तरह से गिराए गए हैं। हर्जील, पहले ये 60 दिन वाली थेरी, ये 60 दिन क्या हो सकता है? 4 दिन जब वो बंधक छोड़ रहे हैं तो फिर इजराइल के रक्षा मंत्री ये क्यों कह रहे हैं कि 60 दिन बाद भीषण लड़ाई होगी? अभी देखा गया न्यूज में तो यहाँ पे अभी सिविलियंस है वो धीरे धीरे हमास उन्हें वहां पे ले जा रहा है जहाँ उत्तरी गाजा में ले जा रहा है, जहाँ पे जो लड़ाई चालू है। तो उनके सिक्योरिटी के लिए ले जा रहा है कि हमास के सिक्योरिटी, उसको आदत ही है कि बाबा आदमी लोग के पीछे रह के वॉर करना, तो उसका कुछ इसमें प्लान रह सकता है। अगर ये अभी शांति जो चल रही है 4 दिन के लिए कुछ सीज फायर हुआ है, उसमें अगर इसकी गलती हो गई तो और बड़ा धमाका हो सकता है। तो शायद मुझे ऐसा चाहिए, लगता है कि ऐसी गलती ना हो। अगर और शायद ये भी सुना है कि हिजबुल्लाह भी सीज फायर करना चाह रहा है। हिजबुल्लाह भी सीज फायर करना चाह रहा है। प्रोफेसर दाऊदी, ये 60 दिन की जो चेतावनी है, क्या आपको लगता है कि आगे जो आप लोग जो आशंका जता रहे हैं कि बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, ये 60 दिन बिल्कुल उसी पे मुहर लगाता है? बिल्कुल। मैं वैसे पॉजिटिव साइड को ज्यादा सोचता हूं हमेशा, लेकिन
जो हालात हम देख रहे हैं, जो एनालाइज कर रहे हैं, उसको 4 दिन की चांदनी वाली जो बात होती है वैसा हम कह सकते हैं। वो इसलिए कि खुद वहां से के बाद की चेतावनी आ चुकी है। इससे पहले हमने इजराइल का पूरा रुख देख लिया है। गाजा पट्टी देखे, अगर वहां से चाहे लोग आए या जाएं, वो कुछ आने वाले दिनों में उसकी सूरत कुछ ऐसी बदली हुई सी नजर आ रही मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से कि वो रहने लायक अभी जगह भी नहीं रह पाएगी। जितने मलबे के अंदर बड़ी बात आप कह रहे हैं, रहने लायक जगह नहीं रह जाएगी। ये रहने लायक अगर जगह नहीं रह जाएगी तो फिर मिडिल ईस्ट का क्या रोल होगा यहाँ पर? प्रोफेसर उमर अनस, मिडिल ईस्ट के जो बड़े देश हैं, तुर्की क्या करेगा, ईरान क्या करेगा फिर? देखिए, मैंने जैसे कि पहले ही कहा कि अगर अभी शॉर्ट टर्म में हम देख रहे हैं कि इजराइल को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हो रही है, हाँ। लेकिन ये इजराइल के लिए गाजा सबसे बड़ा सरदर्द है। एक गाजा उनकी गले की हड्डी है। 2 चीजें इसमें बहुत महत्वपूर्ण हुई है। सबसे पहली बात जो बहुत अहम हुई है वो ये हुई है कि इजिप्ट, जो इजराइल का बहुत ही अच्छा दोस्त है, वो पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ खड़ा है और उसने साफ साफ मना कर दिया है कि वो गाजा का एक भी रिफ्यूजी अपने यहाँ नहीं लेगा। अब जाहिर सी बात है कि ये रिफ्यूजी सिर्फ और सिर्फ सिर्फ इजिप्ट जा सकते हैं, उसके अलावा कहीं नहीं जा सकते। तो अब ये 23 लाख लोग जो हैं, इजराइल उनको कहाँ रखेगा? इजराइल का ओरिजिनल प्लान ये था कि ये 23 लाख में से ज्यादा लोग कहाँ जाएंगे इस शांति के रफा बाद? की तरफ चले जाएं। ये जब वो रफा नहीं जाएंगे तो उनको हर हाल में गाजा पे रखना पड़ेगा। और जब गाजा में बहुत बड़ा सवाल आप दे रहे हैं मुझे। आपने एक बड़ा क्वेश्चन दे दिया है। इजराइल से जो लोग हैं मेरे साथ, उनसे पूछ लेता हूं। हरजील, आपने आधे लोगों को निकाल कर 23 लाख लोगों में से 17 लाख लोग हैं जिनको आपने विस्थापित कर दिया। अब आप पर्चा गिरा के कह रहे हो कि तुम नॉर्थ की तरफ देखना भी मत। जाएंगे कहां ये लोग? हरजील, सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। इजिप्ट नहीं लेना नहीं चाहता, जॉर्डन नहीं ले सकता है, क्योंकि उन दोनों पे एक्सपीरियंस हुआ है। इजिप्ट में जब लास्ट टाइम पैलेस्टीनियन गए थे, ब्लैक सितंबर हुआ था, सेम अल-सीसी ने सिनाई में भी टेरर हुआ था। तो इसलिए ये दोनों देश स्ट्रिक्टली उनको लेने को तैयार नहीं है। उनके खुद के मुस्लिम्स होके वो उनको लेने को तैयार नहीं है और हम लोग उन्हें संभाल रहे हैं। नहीं, आप संभाल कहां रहे हैं? आप तो घर से निकाल रहे हैं समानता। आपने तो उनको घर से बेदखल कर दिया। आपने तो कह दिया कि आप वापस अपने घर मत जाना। अगर वो लोग हमास को पहले से ही निकाल देते थे तो ये आज नौबत ही नहीं आती थी। मतलब आप कह रहे हो कि हमास ने उन लोगों को घर से निकलवा दिया? जो सब इसका रीजन, मेन पॉइंट है वो हमास है, बाकी कुछ नहीं है। उन लोगों ने हमास को लेके आए। यहाँ वेस्टर्न बैंक है और भी जगह है कि जहाँ अरब्स रहते हैं, पर वहाँ हमास नहीं चलता, वहाँ फतह चलता है। एक और शखेम करके गाँव है। देखिए, आप जब ये बोल रही है समानता, तो प्रोफेसर दाऊदी को रिएक्ट करना है आपकी बात पे। बोलिए प्रोफेसर दाऊदी। गौरव भाई, मैं इस पर यही कहना चाहूंगा, देखें इजिप्ट क्यों नहीं ले रहा, दूसरे कंट्रीज क्यों नहीं ले रहे रेफ्यूजीज को, सारी दुनिया समझ रही है। लेकिन यहाँ पे सच्चाई ये है कि आप हमास पे कुछ भी बात करो, यहाँ अल्टीमेट टारगेट हमास नहीं है। ये 1948 से देखें या पूरे आप इसकी हिस्ट्री में जाके देखें तो फिलिस्तीनियों को उसके घर से निकाला जा रहा है। आप अंदाजा लगाएं कि किसी के घर में आप घुस के उसको निकाल दो और उसके बाद कहो कि आपका कोई वजूद नहीं है। टू नेशन थ्योरी तक की बात आखिर में आई और लोग कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी फिलिस्तीनियों का जो लेजिटिमेट राइट्स है वो मिलना चाहिए। इस पे आप भी इत्तेफाक करेंगे, मैं भी इत्तेफाक करूंगा। हमारे प्रधानमंत्री ने भी कई बार कहा है कि जब हम बात करते हैं हमास की तो एक अलग मामला है, लेकिन जब हम फिलिस्तीनियों की बात करते हैं तो वो एक अलग मामला है। अब यहाँ पे हम अगर उसमें कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करें, लेकिन आपने सुना प्रोफेसर आसिफ रामिज दाऊदी, वो साफ कह रहे हैं कि उनको फिलिस्तीनियों से प्रॉब्लम नहीं है, उनको हमास से प्रॉब्लम है और हमास ने ये नौबत लाकर खड़ी की है। वो साफ ये कह रहे हैं फिलिस्तीनियों के साथ तो वो काम करते हैं। मैं आता हूं, मैं इस पर बात करता हूं, इस पर उनसे भी उनका व्यू लूंगा, लेकिन मुझे जरा कुछ अच्छा प्रोफेसर अनस, मैं आपसे भी व्यू लेता हूं। 10 सेकंड में बता दीजिए प्रोफेसर अनस, आपका क्या कहना है? फिर मेरे पास 5 बहुत बड़ी तस्वीरें आ रही हैं इसी वॉर से। हमास, इजराइल ये कहता है कि हम हमास को बिल्कुल नहीं चाहते। हाँ, इजराइल ये कहता है कि हम हमास को बिल्कुल नहीं चाहते। अगर आप हमास को बिल्कुल नहीं चाहते तो फिर वेस्ट बैंक में आप क्या कर रहे हैं? वेस्ट बैंक में आपने पूरे फलस्तीन की जिंदगी ऐसे ही खराब कर रखी है जैसे कि आपने गाजा में खराब कर रखी है। ओके, वेस्ट बैंक में तो वो लोग हैं जिन्होंने आपको मान्यता दी है, जो आपके साथ सभी तरह की पीस प्रोसेस में शामिल हैं।
मैं जाऊंगा, इस पर लेकिन बात करूंगा, वेस्ट इस पर बैंक को बात भी करूंगा। बहुत खराब कर रखा है। प्रोफेसर अनस इस पर बात करेंगे कि चलिए गाजा में हमास है, वेस्ट बैंक में तो हमास नहीं है। पहले घेरा और फिर बम से उड़ाया हमास का दफ्तर। ये तस्वीर आप देखिए, हमास के दफ्तर पर कैसे पिछले 48 दिन से इजराइल हमला कर रहा है, वैसे हमला आज भी जारी है। अभी ये हमला रुका नहीं है। पहले घेरा और फिर बम से उड़ाया। ये हमास का ऑफिस है, हमास के ऑफिस को निशाना बनाया इजराइल ने। अल शिफा के पास की सुरंग पर बमबारी देखिए अब कैसे अल शिफा हॉस्पिटल के पास एक और सुरंग मिली इजराइल को और कैसे बमबारी में उस सुरंग को तबाह कर दिया। ये देखिए। अच्छा, इस धमाके को जरा ध्यान से देखिए। आपको लग नहीं रहा कि ये जमीन के अंदर से धमाका आया है? कुछ इस सुरंग में बम मारा है उन्होंने, अब सुरंग के अंदर बम था और वहां से धमाका हुआ है कुछ। बिल्कुल देखिए, आसपास किसी बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं और अंदर से, जमीन के अंदर से लग रहा है एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। दरअसल ये हमास के पास की सुरंग पर बमबारी की है या उस सुरंग में बम लगाकर उसको उड़ा दिया है। और अगला एक और वीडियो हमास की सुरंग तोड़ने का, ये देखिए हमास की सुरंग को तोड़ने का एक और वीडियो आपको हम यहां से दिखा रहे हैं। दूर से यह वीडियो लिया गया है, लेकिन यह जानकारी दी जा रही है कि हमास की सुरंग ही थी जिसमें ब्लास्ट किया गया। और गाजा पर रात से सुबह तक बमबारी चलती रही है। युद्ध विराम की बातों के बीच, समझौते की सुर्खियों के बीच गाजा पर रात से सुबह तक इजराइल ने बमबारी की है। यह अंधेरे में इजराइल के बम और रॉकेट किस तरह से चमक रहे हैं वहां के गाजा के आसमान में, ये उसकी तस्वीरें हैं। तो गाजा पर समझौता, यानी गाजा युद्ध पर जो समझौता है उसको लागू होने से पहले इजराइल ने गजब बमबारी की है और गाजा पर और हमास के ठिकानों पर उन्होंने वैसे ही बम बरसाए हैं जैसे वो लगातार बरसा रहे हैं। और ये रात क्या सुबह तक भी जारी रही है। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं, गाजा में आज सुबह कैसे बमबारी हुई वो भी आपको दिखाते हैं। रात हो या सुबह हो, देखिए सुबह होने लग गई है। आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिएगा, अभी आपको दिखे, ये देखिए सुबह हो गई है, उसी जगह की तस्वीर है और रात से लेकर सुबह तक इसी तरह गाजा पर बम गिरते रहे हैं। आप देखिए पाव फट रही है, यहां दिन निकल रहा है और वहीं पर आप देखिए किस तरह से बम अभी भी वो चमकते हुए टुकड़े आपको आसमान से, वो आग लगे हुए बम, वो रॉकेट्स आपको गिरते हुए दिख रहे हैं गाजा पर। यानी रात से लेकर सुबह तक गाजा पर इजराइल ने कुछ इस तरह से बमबारी की है। और ये आज सुबह की बमबारी की तस्वीरें, रात से लेकर सुबह तक, और सुबह जब हो गई उसके बाद जो ये करीब का विजुअल है आप देखिए इसमें कैसे आज सुबह भी गाजा पर बमबारी कुछ ऐसे जारी रही इजराइल की। बंधकों को छोड़ने का रूट पता चल गया है और हमारे संवाददाता विपिन इस वक्त हमारे साथ हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। विपिन बताइए क्या जानकारी है? देखिए फर्स्ट ऑफिशियल कंफर्मेशन आ गया गौरव, और मैं मीडिया सेंटर में मौजूद हूं। बंधकों को रिहा करने का ये जो वापस आने का ये प्लान है, सबसे पहले TV9 भारतवर्ष आपको दुनिया के न्यूज चैनल्स में बता रहा है और गाजा से सीधे इजिप्ट ले जाने का फैसला किया गया है। मतलब बाई एयर, यानी जिस चॉपर की तस्वीरें आपने दर्शकों को थोड़ी देर पहले दिखाया गौरव, उसी चॉपर से सीधा गाजा से पहले इनको इजिप्ट लिया जाएगा। उसके बाद करीम शेलोम, ये बॉर्डर है इजराइल का, वहां ले जाया जाएगा और उसके बाद हेजरम होते हुए जो हेजरम एयरफोर्स बेस है वहां लाया जाएगा और वहां पर बाकायदा मेडिकल चेकअप कराया जाएगा और उसके बाद परिवारों से मुलाकात कराई जाएगी। जिन लोगों को छोड़ा जाना है उनके परिवारों को उस एयरफोर्स बेस पर पहुंचा दिया गया है। अब सिर्फ प्रोसेस शुरू होने का इंतजार है, लगभग 1 घंटे का वक्त है। और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि बंधक भी हमास की सुरंगों से बाहर आ चुके हैं क्या? हमास की सुरंगों से बाहर आ चुके हैं? जी हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी गाजा में वो कहाँ है ये किसी को नहीं पता है। नियर बाई सेंटर जहां पर हमास के बंधकों, हमास के जो लड़ाके हैं जो बंधकों को रिहा करेंगे, वो नियर बाई प्लेस जहां पर समझौता हुआ है वहां लेकर कितनी देर में पहुंचेंगे अभी ये 1 घंटे बाद तस्वीर साफ होगी। लेकिन ये आपने बड़ी एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन दी है। ये है ग्राउंड जीरो पर TV9 के होने का फायदा हमारे दर्शकों को। ग्राउंड जीरो से TV9 आपको जानकारी दे रहा है जो कहीं नहीं मिलेगी आपको। विपिन बहुत शुक्रिया आपका, आपके पास दोबारा आएंगे कुछ ऐसी बड़ी जानकारी हुई तो। लेकिन हमास
और इजराइल के बीच युद्ध विराम का समझौता आज से शुरू हो गया है और इसे लेकर इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि इजराइल, ये देखिए ये ट्वीट है, इजराइल हमास के बीच 4 दिन का सीज फायर। ये रॉयटर्स का ट्वीट है जो कहता है इजराइल एंड हमास स्टार्टेड अ 4-day सीज फायर विद द मिलिटेंट्स सेट टू रिलीज 13 इजरायली women and child hostages later in the day and 8 to flow in the besieged Gaza enclave, the first pause in the near 7-week-old war। यानी 7 हफ्तों की इस लड़ाई में पहला पॉज यहां पर है। ये रॉयटर्स कहता है महिलाओं और बच्चों को मिलाकर हमास की ओर से 13 बंधक छोड़े जाएंगे। लेकिन इसी रॉयटर्स के ट्वीट पर इजराइल ने सवाल उठा दिए और कहा, इजराइल ने क्या कहा ये आपको दिखाते हैं। आपने 7:15 पर हुए हमास के रॉकेट हमले का जिक्र नहीं किया। ये वो ट्वीट आ गया। ये देखिए, अगर आप ट्विटर यूज करते हो या एक्स यूज करते हो तो जब कोई पोस्ट होता है तो उसको कैसे रीट्वीट किया जाता है या रीपोस्ट करके उस पर जब कोट किया जाता है, ठीक वही इजराइल की वॉर रूम जो कि एक वेरीफाइड हैंडल है, उसने क्या लिखा? उसने लिखा, हे रॉयटर्स, यू नेग्लेक्टेड टू मेंशन दैट हमास फायर्ड रॉकेट्स टुवर्ड्स इजरायली कम्युनिटीज एट 7:15 लोकल टाइम। रॉयटर्स, तुम ये बताना भूल गए कि वही हमास उसने इजराइल के ऊपर 7:15 पर रॉकेट दागा, ब्रेकिंग द सीज फायर जस्ट 15 मिनट्स आफ्टर इट बिगेन। यानी समझौता शुरू होने के 15 मिनट बाद ही 7:15 पर हमास के हमले को रॉकेट दागने का आपने जिक्र नहीं किया। हमास ने रॉकेट दागा और 15 मिनट बाद ही यह सीज फायर टूट गया। 15 मिनट बाद ही सीज फायर टूट गया। यह है हमास के उस सीज फायर के समझौते के ऊपर किए गए अटैक का पूरी डिटेल जो इजराइल खुद दे रहा है। इजराइल का वॉर रूम ये ट्वीट करके कह रहा है कि 15 मिनट बाद ही हमास ने रॉकेट दाग दिया और यह सीज फायर टूट गया। लेकिन क्या हमास ही इसके पीछे? केवल हमास ही इसके पीछे नहीं, यह एक बड़ी लड़ाई है। हमने आपको ईरान का एक प्लान बताया था। आज देखिए, ईरान का एक और मिशन है, इजराइल दी एंड। इजराइल से ईरान की दुश्मनी और नफरत की कहानी बहुत पुरानी है, इसे पूरी दुनिया जानती है। लेकिन आज हम आपको वो दिखाने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने ना तो सुना होगा और ना देखा होगा। ईरान की सेना पर रिसर्च करने वाले मशहूर रिसर्चर कासरा आराबी के मुताबिक ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड IRGC में भर्ती से पहले सैनिकों का ब्रेन वॉश किया जाता है। उनके दिमाग में पश्चिम के देशों, ईसाइयों और खासकर यहूदियों के खिलाफ नफरती हिंसा भरी जाती है। कासरा आराबी के मुताबिक IRGC की विचारधारा कट्टर यहूदी विरोधी है। ऐसे में इसके सैनिकों को इजराइल के सर्वनाश, ईसाइयों और यहूदियों के खिलाफ जिहाद छेड़ने का पाठ पढ़ाया जाता है। कासरा आराबी का यह भी कहना है कि इजराइल राज्य का खात्मा ईरानी IRGC की सरकारी नीति है। इस मकसद को हासिल करने से पहले वो दुनिया भर में यहूदियों के वजूद को मिटा देना चाहते हैं। यही वजह है कि ईरान की सेना हमास की हर तरह से मदद करती है। कासरा आराबी के दावे के मुताबिक ईरान की सेना ने इजराइल के विनाश के लिए 2021 में दक्षिणी लेबनान में हमास और हिजबुल्लाह के साथ एक ज्वाइंट कमांड रूम भी बनाया। इतना ही नहीं, IRGC हर साल हमास को $100 मिलियन यानी करीब 834 करोड़ रुपए की मदद भी करता है। पिछले साल तो ईरान की सेना ने हमास को $350 मिलियन यानी 3000 करोड़ रुपए की मदद की। कासरा आराबी के मुताबिक बिना ईरान की सेना की मदद के 7 अक्टूबर का हमला मुमकिन हो ही नहीं पाता। इस हमले से पहले IRGC प्रमुख इस्माइल गनी ने पूरे मध्य पूर्व की यात्रा भी की थी। IRGC के प्लान के मुताबिक 7 अक्टूबर का हमला इजराइल से लंबी लड़ाई का आगाज था जो आने वाले दिनों में और भीषण हो सकता है। हरजील, जल्दी से क्या उम्मीद है? 4 दिनों के बाद हमला और तेज होगा या फिर वही होगा जो उम्मीद है कि ये अब एक सोल्यूशन की तरफ बढ़ेगा ये पूरा मामला? नहीं, ये 4 दिन तो बहुत बड़ी बात है जो मिले हैं 4 दिन। तो 4 दिन में अगर सीज फायर ऐसा ही चलता रहा तो और दूसरे देशों ने प्रेशर डाला तो हमास पे भी क्या बाबा हर आदमी को छोड़ दो, ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दो, तो शायद ये कम हो सकता है। और शायद उम्मीद है हरजील 50 ही नहीं बल्कि सारे बंधक छूटेंगे, ये उम्मीद है। उम्मीद तो इनके ऊपर नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि छोड़ा के तो लाना पड़ेगा। अगर नहीं छोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ करेंगे, जरूर करेंगे। ठीक है प्रोफेसर अनस, आगे क्या सॉल्यूशन, क्या यहां पर क्या दिखता है? अब आगे क्या हो सकता है 20 सेकंड में? इजराइल को युद्ध विराम करना ही होगा और कोई भी बड़ा देश
नहीं चाहता है, अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता है, लेकिन जिस तरह से अरब देश, मॉस्को, चाइना और अभी आने वाले हफ्ते में इंडिया आने वाले हैं, ठीक है, तो ठीक है। ये बात बिल्कुल साफ है। प्रोफेसर दाऊदी, आपका क्या मानना है? समय बिल्कुल खत्म है, 10 सेकंड में। मेरा मानना यह है कि इजराइल को पूरी तरीके से ये 4 दिन का जो युद्ध विराम हुआ है, अंतरराष्ट्रीय लॉज को, वॉर के जो लॉज होते हैं उसको फॉलो करते हुए, और मौके मिलने चाहिए ऐसे इंटरनेशनल कम्युनिटीज को भी कि इसके मीडिएशन करके इस चीज को रोकने की कोशिश। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अनस आपका, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर दाऊदी, और बहुत शुक्रिया अर्जिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। देखिए, इसी बीच जाते जाते आपको कुछ और तस्वीरें दिखा दूं। नेबुलस में आईडीएफ के हमले में जलती गाड़ियां, देखिए ये आईडीएफ के हमले में जलती गाड़ियों की तस्वीरें। एक और तस्वीर, इजराइल के सैनिकों पर हिजबुल्लाह का टारगेटेड अटैक। देखिए, हिजबुल्लाह कह रहा है कि हम भी सीज फायर करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल तो वो कुछ इस तरह के टारगेटेड अटैक कर रहा है। बंधक समझौते के बाद खान यूनिस में वापसी, देखिए लोग वापस आए हैं क्योंकि खान यूनिस भी छोड़ दिया गया था इनकी तरफ से। और नॉर्दर्न गाजा और नेबुलस में ठिकाना बदलती आईडीएफ की तस्वीरें आपके सामने।